नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले छोटे दलों की इधर से उधर जाने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इसी बीच रालोद को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये कयास सियासी गलियारों में लगाए जा रहे हैं कि रालोद बीजेपी के साथ जा सकती है। पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक में नहीं शामिल होने के बाद बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक में जयंत चौधरी के शामिल होने की भी बात सामने आई है। इस पूरे मामले पर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव के लिए रणभूमि तैयार की जा रही है और इस रणभूमि में हर एक पार्टी दूसरे पार्टियों का सहयोग मांग रही है। सहयोग का साथ लगातार बनता जा रहा है। एक तरफ महाविपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगियों की तलाश में देखी जा सकती है। ऐसे में ये बातें निकल के सामने आ रही हैं कि राष्ट्रीय लोक दल का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल रामाशीष राय जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पे। धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पश्चिम यूपी में अब तमाम तरह की राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है, आपका गढ़ पश्चिम यूपी रहा है, ऐसी खबरें आ रही कि 12 लोकसभा सीटों की मांग आप अपने गठबंधन से कर रहे हैं या फिर जहां जिसके साथ रहेंगे कम से कम 12 सीटों की मांग करेंगे। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश में अपना एक आधार रहा है पहले, और पहले तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ही राष्ट्रीय लोकदल ही रहा है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह जी हो। तो लोकदल का तो आधार बहुत व्यापक रहा है उत्तर प्रदेश में। आज जो परिस्थितियां हैं और विभिन्न परिस्थितियों के कारण लोकदल कमज़ोर हुआ, लेकिन पुनः लोकदल अपना आधार, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है और पूरे देश में वो आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ कमेटियों के गठन में लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एक मजबूत मोर्चा जो बनेगा उसमें लोकदल की प्रमुख भागीदारी रहेगी और लोकदल की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है कि हम यहाँ 4 या 5 एमपी जब जीतेंगे तभी हम प्रादेशिक दल के रूप में पुनः हमारी मान्यता होगी। तो हम इसके लिए अपनी बूथ कमेटियों को अपनी लोकसभा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में काम को बढ़ाने में, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखिए, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और आपके नेता के बीच लगातार इसको लेकर बातचीत हुई है, कुछ ऑफर भी उनके हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे सहमति नहीं अभी तक दर्ज करा पाई है, ना तो भाजपा ना ही राष्ट्रीय लोकदल। दूसरी बैठक महाविपक्ष की होनी है, आपके नेता का रुख क्या है? वो इस बैठक में शामिल होंगे या फिर पहले की तरह इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बन चुका है और वो 17-18 के बंगलौर में होने वाले कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, महागठबंधन की बैठक में उपस्थित होंगे। उन्होंने इसके बारे में कह भी दिया है, कार्यक्रम भी बन चुका है, इसलिए कोई संशय नहीं है, न किसी प्रकार का संदेह है। राष्ट्रीय लोकदल देश में अगर कोई मोर्चा प्रभावी रूप से बनता है तो उसमें हमारी भागीदारी होगी। जिस तरीके से देखा जाए कि सभी दल जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए तो बसपा ने पश्चिम यूपी के 5 जिलों में अपने जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। पश्चिम यूपी की राजनीति में बसपा भी अपनी सक्रियता दिखा रही है। पश्चिम यूपी में एक और नाम है जो यूथ में काफ़ी फेमस है, दलित यूथ में काफ़ी फेमस है, चंद्रशेखर, जो आपके साथ निकाय चुनाव से लगातार जुड़े हैं। किस प्रकार से देखते हैं पश्चिम यूपी की राजनीति को? उसको साधने के लिए भाजपा आपका साथ चाहती है, आप कह रहे हैं कि जो मोर्चा मजबूत बनेगा सरकार के खिलाफ आप उसमें भागीदारी देंगे, लेकिन सीटों का फार्मूला, कितनी सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा, राष्ट्रीय लोकदल की क्या मंशा है, इस पे कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। देखिए, ये बात तो जब बैठकें होंगी तभी तय होगा। अभी तो फिलहाल ध्यान केवल इतना केंद्रित है कि कैसे हम एक मजबूत फ्रंट तैयार कर सकें। जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी का सवाल है, आज़ाद समाज पार्टी का और चौधरी जयंत सिंह जी का आपस में बहुत ही बढ़िया तालमेल है और दोनों लोग मिल करके स्थानीय निकाय चुनाव में भी बड़ी प्रमुखता से लड़े हैं और जिसका परिणाम हुआ है कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जितना उम्मीद नहीं की जा रही है उससे ज़्यादा सीटें हम जीत करके आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
तो तालमेल भी अच्छा है। और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में भी जो उनकी सक्रियता है, जो जुझारूपन है, उनके साथ नौजवानों की टीम जुड़ रही है। जयंत चौधरी जी भी जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्निवीर योजना को लेकर के, चाहे सामाजिक समरसता को लेकर के या किसान की एमएसपी को लेकर के, गन्ना मूल्य को लेकर के जिस तरह से संघर्ष करते हैं, उससे दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना है। और मुझे लगता है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इस दोनों के संयुक्त रूप से मिल कर के संघर्ष करने का। और दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन है और इसका लाभ हमें आगामी लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, सेक्टर लेवल पर काम कर रहे हैं और अभी शायद कुछ दिन बाद राष्ट्रीय लोकदल के तरफ से भी लोकसभा क्षेत्रों में कुछ हमारे प्रभारी तय किए जाने हैं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। तो हम लोग बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्रों में। एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है 18 जुलाई को। अपने सहयोगी घटक के साथ भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श करेगी। ये चर्चा गरमाई हुई है कि राष्ट्रीय लोकदल की भी बात हो सकती है एनडीए की इस बैठक में, कि राष्ट्रीय लोकदल को किस तरीके से एनडीए में शामिल किया जाए और सहयोगी दलों के विचार मांगे जा सकते हैं। क्या कुछ कहना है, कितनी बातचीत जो है आरएलडी और एनडीए में जाने की बात हो सकती है, आपको क्या लगता है? नहीं, हमारा पहले से ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले से ही सशक्त विपक्ष के बनाए जाने की बात वो पहले भी करते रहे हैं और इसीलिए वो बंगलौर के कांग्रेस पार्टी का जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तब भी इनको निमंत्रण आया था और वहाँ वो बंगलौर में पहुँचे थे। बिहार में भी जाने का कार्यक्रम था किंतु पारिवारिक कारणों से वो बाहर चले गए। तो अभी बैठक होने वाली है 17-18 को, उस बैठक में जाने का उनका कार्यक्रम तय हो गया है। अब बैठक में जाएंगे और फिर अपने उत्तर प्रदेश की जो स्थिति होगी उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। आगामी विधानसभा का सत्र जब चालू होगा तो राष्ट्रीय लोकदल किन हितकारी मुद्दों, जनता के किन हितों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में चर्चा को तैयार होगी? या किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को कहा जाता है, तो वो कौन से ऐसे जनता और किसानों के मुद्दे हैं जिस पर सरकार को राष्ट्रीय लोकदल ध्यान केंद्रित कराएगी? सबसे बड़ा सवाल है कि अभी केंद्र ने 10 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, जबकि गन्ने की लागत में 50 रुपये से ज़्यादा की वृद्धि हो गई है। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है और विधानसभा के आसन्न सत्र में राष्ट्रीय लोकदल गन्ना मूल्य को कम से कम 450 रुपये प्रति कुंटल किया जाए, इसके लिए अपनी आवाज़ उठाएगा और इसके लिए संघर्ष करेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल रामाशीष राय, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जयंत चौधरी विपक्ष की बेंगलुरु में होने वाले बैठक में शामिल होंगे और आगामी विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो उसमें कई ऐसे किसानों के मुद्दे हैं, खास तौर पर गन्ना समर्थन का जो मूल्य है वो 10 रुपये बढ़ाया गया है, वो किसानों के हित में नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं जो जनता और किसानों के हित में है, उनको लेकर विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल अपनी आवाज़ बुलंद करेगा और सरकार का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी के पशुधन और दुग्ध विकास विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह ने योजन भवन में अहम प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में 11 जुलाई से 25 अगस्त तक अभियान चलाकर सभी गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद बिजनौर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी को गोवंश संवर्धन और डेयरी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की भी जानकारी साझा की है। उत्तर प्रदेश में हमने इसको लागू किया है। इसे 25 गाय 47 लाख रुपए की इसकी वो होगी कीमत, 10% मार्जिन मनी देनी होगी और इसमें 50% का अनुदान है। ये उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को एक बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण योजना है जिससे किसान की आय दुगनी हो। इसमें और भी हमारे पास योजना है, मुर्गी पालन के साथ भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन,
इन योजनाओं में भी हम 50% का अनुदान है। जब भेड़ 25 भेड़ और एक भेड़ा, इसमें भी 10% का लागत आवेगी और 50% का अनुदान है। बकरियों में भी 10 बकरी और एक बकरा, इसको हम AI भी करा रहे हैं, क्योंकि बकरी का दूध मेडिकेटेड है और बकरी के दूध की भी आवश्यकता है। तो इन सारे कार्यक्रमों से पशुपालन विभाग दिनों दिन किसान की आय दोगुनी हो, पशुपालकों को एक अच्छा लाभ मिले, इसलिए हम पूरे विभाग के साथ उत्तर प्रदेश में। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने नया रुख अपनाया है। आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने मोर्चा खोलते हुए देशव्यापी मौन सत्याग्रह किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। वहीं राजधानी लखनऊ में केसरबाग स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल साबरी की अगुवाई में प्रांतीय अध्यक्ष नसरुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व MLC दीपक सिंह और यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए और हाथों में प्ले कार्ड लेकर बिना बोले प्ले कार्ड के माध्यम से राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मोदी सर ने मामले में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आज मौन सत्याग्रह के माध्यम से प्रदर्शन कर रही है, जन सत्याग्रह कर रही है। राजधानी लखनऊ का ये शहीद स्मारक स्थल है, जहां अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल साबरी की अगुवाई में पूरी बृहद ढंग से यहाँ मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। मौन होकर कहीं ना कहीं अपनी बातों को कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी रखते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रांतीय अध्यक्ष नसरुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व MLC दीपक सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो इस प्रदर्शन के माध्यम, इस सत्याग्रह के माध्यम से तमाम जो कांग्रेसी हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता अजय चंद्र चौबे भी इस सत्याग्रह में सम्मिलित है। बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से तमाम पदाधिकारी आज जन सत्याग्रह में सम्मिलित होने आए हैं। इनके हाथों में कहीं ना कहीं नेम प्लेट है, प्ले कार्ड है। प्ले कार्ड के माध्यम से ये तमाम चीज़ों को दर्शा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रही होंगे कि हाल फिलहाल में राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग स्थित मोटरसाइकिल के सर्विस सेंटर गए थे, जहां वो कहीं ना कहीं वहां के मजदूर कारीगरों के साथ उनके काम के और उनकी दिनचर्या को कहीं ना कहीं आपस में बातचीत कर रहे थे। वहां आप तस्वीरों में देख रही होंगे कि एक कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जो साफ तौर से प्ले कार्ड के माध्यम से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं मौन तरीके से। वहीं अगर बात की जाए तो आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके हाथों में नेम प्लेट के माध्यम से वो कहीं ना कहीं इस मौन सत्याग्रह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को वापस करने की मांग कर रहे हैं। ठीक पीछे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को लगाया गया है, तस्वीर को लगाया गया है, उसके ठीक नीचे मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। ठीक दो हिस्सों में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी की जो संसदीय की सदस्यता गई है उसे वापस किया जाए। अगर बात करें तो आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर एक कहीं ना कहीं टिप्पणी किया गया था, जिसके बाद सदस्यता गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत हमारे साथ हैं। आज मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, क्या दर्शाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खुद डरे हुए हैं। इस वजह से उनको लगातार सच बोलने पर डिटेन किया जा रहा है। कभी उनका बंगला खाली कराया जा रहा है, कभी देखा होगा कि आपने उनको जेल भेजने की कोशिश की जा रही है, कभी ईडी के द्वारा उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खुद श्री राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने 4000 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उससे स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी जो मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सदन में सिर्फ यही पूछा कि अपने मित्र अडानी जी को आपने 20,000 करोड़ के जो शेयर है वो कैसे दिए, क्यों दिए। इसकी बाद में उनका माइक ऑफ किया जाता है, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मोदी जी ने जो देश में नफरत का बाजार बोया है
तो उससे जो हमारा देश है वो जल रहा है। मणिपुर जल रहा है, आपने देखा होगा जिस तरह से आदिवासियों पे, दलितों पे घटनाएं हो रही हैं। तो आज देश इस परिस्थिति में खड़ा है कि आने वाले समय में जो मोदी जी ने क्रूर अपनी नीति अपनाई है उससे हमारा देश जल चुका है। श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे मुखर होकर के आवाज़ उठाई है, इस वजह से ये सब चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन देश का एक एक व्यक्ति उनके साथ में है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, जिसमें ये देखिए आज आयोजन जो है 5 बजे तक चलेगा और हम लोग स्पष्ट तौर पे सांकेतिक रूप से ये मौन सत्याग्रह कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो क्रूर नीति है उसके खिलाफ कर रहे हैं। जी, तो साफ तौर से आप कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र में क्रूर सरकार है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार और अपने सहयोगी विजय से कहूँगा कि तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से बड़े पदाधिकारी साथ ही साथ कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। इनका अगर देखा जाए तो एक तरफा यही कहना है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को वापस किया जाए। उसी क्रम में आपको बता दें कि हमारे साथ एक और कांग्रेसी नेता हैं। आप लंबे अरसे से कांग्रेस में नेतागिरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं। आज के इस मौन सत्याग्रह से क्या दर्शाना चाहते हैं? हम दर्शाना यही चाहते हैं कि जब हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, संसद म्यूट कर दी जा रही है, तमाम हर जगहों पे वो अपनी मनमानी कर रही है। सरकार लोकतंत्र को जिस तरीके से रौंद पा रही है उस तरीके से रौंद रही है और ये मौन सत्याग्रह इसी का एक प्रारूप है कि अगर आप हमें बोलने नहीं दोगे तो हम जनता के बीच जाके मौन पड़े रहेंगे। आप कब तक हमें नहीं बोलने दोगे? जनता अब हमारे साथ खड़ी होकर बोलेगी। ये सत्याग्रह चलेगा जब तक देखिए ये ऊपर आज एक दिन का हमारा सत्याग्रह का वो है, फिर आगे इसकी और रणनीति है। जो भी ऊपर से शीर्ष नेतृत्व जो हमारा कार्यक्रम तय करेगा उस हिसाब से कार्यक्रम चलेगा। जी बिल्कुल, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है उसके खिलाफ आज प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो केंद्र में सरकार है क्रूरता कर रही है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सहयोगी विजय से मैं एक बार कहूँगा कि एक बार फिर आपको दिखाएं कि ठीक सामने ये शहीद स्मारक है जो राजधानी लखनऊ के गोमती तट के किनारे बसा हुआ है। कहीं ना कहीं इस पार्क में तमाम ऐसे वीर सपूत हैं भारत के, जिनके कहीं ना कहीं यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है, शहीदों की समाधि स्थली है। और ठीक इसी जगह पर आज कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी आज बैठकर एक दिन का मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सत्याग्रह के बाद केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। प्रयागराज में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने अपना पुनर्जन्म उत्सव मनाया। इस उत्सव में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री गिरीश चंद्र यादव और बलदेव सिंह पहुंचे। सभी ने कैबिनेट मंत्री नंदी के परिवार के साथ मनोकामना मंदिर में पूजा पाठ की और कैबिनेट मंत्री नंदी को पुनर्प्राप्त जन्मदिन की बधाई दी। नंदी जी का पुनर्प्राप्त जन्म दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया है। सावन का महीना है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर रहे, नंदी जी पर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी भी आए हैं। सबसे मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलजुल करके इस समय जो सावन का महीना है और कांवड़िए निकल रहे हैं, पूरी सरकार ने व्यवस्था की है कि कांवड़ियों को कहीं दिक्कत ना आए। सड़क साफ की जा रही है, फूलों से वर्षा हो रही है और ये श्रावण मास पुण्य का महीना है। और सबसे खास बात, इस बार सावन लौंद का महीना हमारे यहाँ बोला जाता है कि इस बार जो है 2 महीने सावन का पूजा होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे प्रदेशवासियों पर बरसे, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूं और नंदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, देश में अफरा तफरी का माहौल था। पहली बार किसी पॉलिटिकल नेता को RDX बम ब्लास्ट से उड़ाने की कोशिश की गई। हमारे बीच 2 हमारे साथी नहीं रहे। मैं आज के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बहुत सारे लोग घायल हुए थे, खून नालियों में बहा था। हमने उस दिन से संकल्प लिया। मैं तो कोमा में था, मुझे लोग बताते हैं कि सड़कों पे लोग एकदम उतावले थे, मेरा खून ले लो, मेरा खून ले लो। हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और लोगों को, मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी बिटिया ने, सब ने ब्लड दिया और लोगों को प्रेरित किया। देखिए, ये 12 साल हो गया आज मनाते हुए हम सबको उनका पुनर्जन्म का। और
इसी जगह इसी सामने गली में यहीं जल चढ़ाने आ रहे थे। तो आज हम सब लोगों ने ये सोचा था, पिछली बार से हम लोगों ने शुरू किया ब्लड डोनेशन का कैंप लगाकर, और यही सोचा गया कि कितना सारा लहू बहा था, तो हम क्यों ना अपना रक्त देकर और जाने कितने लोगों की जान बचाने का काम करें और उनके परिवार को सुरक्षित रखने का काम करें। और मुझे लगता है रक्तदान एक महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। तो हम सब लोगों को भी जागृत करते हैं। औरैया में जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने जिला उपाध्यक्ष अवधेश भदौरिया के प्रतिष्ठान पर वार्ता की। समाजवादी पार्टी ने जिला कार्यकारिणी गठित कर दी है, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 22 सचिव और 9 जिला सचिव बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी में टोटल 56 लोग हैं। हर वर्ग को तवज्जो दी गई है। सदस्य टोटल जिला अध्यक्ष सहित जिला महासचिव को मिलाकर, कोषाध्यक्ष को मिलाकर और सचिव को मिलाकर के सभी टोटल सदस्य संख्या 56 है। कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी औरैया में और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, अब जब दोनों दल एक हो गए हैं, दिल एक हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और उनके कार्यकर्ताओं को, बसपा और सपा दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा। ये सभी जो 56 सदस्य को हमने जो कार्यकारिणी घोषित की है, इस कार्यकारिणी में सर्व समाज के लोगों को स्थान दिया गया है और निश्चित है कि ये समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और इसी के तहत हम निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकेंगे और 2024 में विजय हासिल कर सकेंगे। अलीगढ़ में नगर सफाई मजदूर संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लंबे समय से अभी तक मजदूर संघ के द्वारा दिए गए मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते लंबे समय से मजदूर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो हमने मांग पत्र दोबारा जो दिया है, उसमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं और उन मांगों को बिल्कुल ये हर बार नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। हमको 1 महीना पहले इनको मांग पत्र दिया था। मांग पत्र पे हम जब भी जाते हैं, कहा ठीक है आपसे वार्ता कर ली जाएगी, तो उन वार्ताओं को नहीं कर पा रहे, नहीं करा पा रहे। न कोई छोटा अधिकारी करता, नहीं बड़ा। और हमने जितनी भी बिंदु हैं, हमारे 11 बिंदु हैं, 11 मांगे हैं, उसमें 11 मांगा सारे मतलब सारे जहाँ के जो अधिकारी हैं अलग अलग तरीके से, हमने वो सब मिलाकर एक ही पत्र दिया। सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो रिटायर हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई है। नगर आयुक्त महोदय साहब को 1 महीना हमें सारी मांगों को देखते हुए हो गया। हमने अपने लिखित रूप में मांग पत्र दिए हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर किसी भी अधिकारी ने हमारा ना तो उन कर्मचारियों की समस्या को हल किया, ना हमसे वार्ता की। मजबूरन आज हमको दोबारा ज्ञापन देना पड़ा है, जिसमें हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर नगर आयुक्त और नगर निगम विभाग प्रशासन हमसे कोई वार्ता नहीं करता है, तो मजबूरन हमें धरने बैठना पड़ेगा। मुख्य मांगे क्या रही हैं आपकी? मुख्य मांगे एक तो हमारा MPS जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। औरैया में जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में ग्राम पंचायत में तैनात सचिव को निलंबित कर दिया गया है। बिधुना तहसील का एक गांव है खानपुर चिकविया। उस गांव में पंचायत सचिव की शिकायत मिली थी। उस शिकायत में जब जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कुछ निर्माण कार्यों में कुछ अनियमितता मिली है। इसके अलावा कुछ हैंडपम्प रिमूव कराए गए थे, उसमें कुछ समस्याएं मिली हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन में सख्त कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया गया है और 2 सदस्यीय इसमें जांच बैठा दी गई है और इसमें जांच जैसे भी आती है तत्काल क्रम में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ में जल निगम के GM अलवर ख्वाजा की बीजेपी महिला सभासद ने जमकर धुनाई कर दी है। मारपीट की इस लाइव वीडियो की घटना कैमरे में कैद हो गई है। जमीन पर GM पड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मारपीट के दौरान GM के कपड़े फट गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने GM को बचाया है। गोविंद नगर में हम लोग सुबह जल भराव की समस्या थी, वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ हम लोग जल निकासी की कार्रवाई कर रहे थे और पंप सेट वगैरह चल रहा था। वहीं संज्ञान में आया कि हमारे GM साहब के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की और उनको हल्की फुल्की चोट आई है। कौन GM थे? ख्वाजा अनवर। क्या हुआ इनके साथ? कुछ लोगों ने मारपीट की। मेरा नाम इससे सिंह बघेल है, वार्ड नंबर 36 से हूँ मैं पार्षद।
मैंने यहाँ पर परेशानी थी यादनीपुर में, मैंने जलकर विभाग वालों से कहा था कि आप मेरे वार्ड में घूम के आइए, वहाँ पब्लिक बहुत परेशान है, 2 मिनट के लिए मेरे संग चलो आप। उन्होंने मना कर दिया, वो लोग इधर से उधर घूमते रहे। मैंने कहा चलो आप पब्लिक 2 मिनट के लिए चलो, पब्लिक बहुत परेशान है वहाँ पे। उन्होंने नहीं सुनी, वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर घूमते रहे, गाड़ी में बैठ के निकलने लग गए वो। और फिर उन्होंने अपनी बटन खुद खोल के यहाँ गिर गए और मेरे सीने पे धक्का मार के मुझे गिराया है वहाँ पे। कौन थे वो, क्या नाम है उनका? जलकर विभाग वाले थे वो। आप क्या हैं यहाँ? मैं पार्षद हूँ यहाँ की। अब क्या चाहती हैं आप? सुनवाई करी जाए इस चीज की, कार्रवाई हो उन पर। खबर अलीगढ़ से है, जहां लोग नगर निगम कार्यालय पर जल भराव की शिकायत को लेकर पहुंचे। लोगों का आरोप है कि कार्यालय में ना तो महापौर बैठ रहे हैं और न ही नगर आयुक्त। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। साथ ही नगर निगम की लापरवाही के चलते गड्ढों में डूबकर कई बच्चों की मौत हो गई है। मेरी गली में पानी भरा है, मेरा दरवाजे पे गंदगी है, पंखा चलता है, बदबू आती है। कोई और जब भी शिकायती प्रार्थना पत्र आपने कितने ही शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं, कितने ही दिए हैं, और अभी भी आशीपुरम में एक गली में पूरा पानी भरा है, कोई सुनवाई नहीं होती है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं सुन। मुरादाबाद में नदियों के जलस्तर बढ़ने और भारी बारिश से रेल यातायात प्रभावित हुआ है और 51 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते 400 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी ट्रैक पर पहुंच चुका है, जिसमें रेलवे लाइन पानी में डूबी हुई है। मेनली ये जो मुरादाबाद डिवीज़न में ट्रेनें आप देख रहे हैं कि हम लोग 60 टर्मिनेट कर रहे हैं, तो जो भी ये अम्बाला से आगे जाने वाली ट्रेनें हैं, जो अमृतसर है, फिरोजपुर है, जम्मू है, इस साइड में जितनी भी ट्रेनें जाने वाली थी, वाया सहारनपुर होके आगे जाने वाली, मुरादाबाद, रुड़की, लक्सर, इससे आगे जाने वाली, ये ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पे सहारनपुर और अम्बाला के बीच में एक जगह है, वहाँ पे पुल जो जल का स्तर है काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो डेंजर जोन में है, और इसलिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बताया है कि इस पे। खबर पीलीभीत से, जहां नवविवाहिता ने घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि पत्नी की हालत देखने के बाद पति ने एक गांव के पास एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने जब युवक को फांसी लगाते हुए देखा तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने पेड़ पर चढ़कर फांसी का फंदा काट दिया, जिसके बाद वो नीचे गिर गया। गंभीर चोट आने पर उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस घटना से गाँव में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजन जब गाँव पहुंचे तो उन्होंने लड़के पक्ष पर दहेज मांगने के कारण बेटी को मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। औरैया में औचक निरीक्षण पर आए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा के एमडी ने मंडलीय कार्यालय पहुंचकर बिजली अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान औचक निरीक्षण पर आए डीवीएनडब्ल्यू के डीएम रेवेन्यू की धीमी वसूली पर अधिकारियों से नाराजगी जताई है। वहीं उन्होंने प्रस्ताव पास होने में देरी के चलते छोटे छोटे कामों को कराने में हो रही परेशानी को देखते हुए 20 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर जिला स्तर के अधिकारी की समस्या को दूर करा सके। अलीगढ़ में आवारा तत्वों के मनोबल इस कदर बढ़ते नजर आ रहे हैं कि हर रोज मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन लगातार आवारा तत्वों पर लगाम लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर आवारा तत्वों के मनोबल आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी एक प्रधान के बेटे ने एक दुकान में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं आरोपियों को लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत पत्र दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शहर में के एक होटल में स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने शिक्षक नेता संजय सिंह के साथ नवागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह और लेखाधिकारी विभा यादव का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संगठन द्वारा मेरे सम्मान में स्वागत में कार्यक्रम किया गया है। इसके लिए मैं सभी शिक्षक पदाधिकारियों का, शिक्षकों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ ही सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वो शासन द्वारा बच्चों के हित में
उनके सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को 100% लागू करने के लिए। कानपुर में चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल पाने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के मोबाइल सर्विलांस टीम ने बरामद किए हैं। जहां जब डीसीपी ने उनके मोबाइल सुपुर्द किए तो उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। साथ ही लोगों ने कमिश्नरेट पुलिस को धन्यवाद दिया है। सर्विलांस टीम ने खोए हुए मोबाइल की सूची बनाकर सर्विलांस पर लगाया था। इसके बाद 51 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। एक्चुअली मेरा फ़ोन जो है पिछले साल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च खोया था। होली का टाइम था, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट में थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी, तो वहीं पे मतलब अचानक से मुझे पता भी नहीं चला, मतलब वो अचानक कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत ईस्ट क्षेत्र से आज 51 मोबाइल जो लोगों के गायब हुए थे उनको बरामद किया गया है और आज उनको वितरित किया गया है। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने 3 असलाहा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने असलाहा तस्करों से 4 पिस्टल, 5 कारतूस बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान करंडा थाना क्षेत्र के बेलसड़ी पुलिस से असलाहा तस्करों को पकड़ा है। पकड़े गए असलाहा तस्करों के गैंग बिहार से असलहे लाकर पूर्वांचल के जिलों में सप्लाई करते थे। थाना करंडा पुलिस द्वारा कल चेकिंग के दौरान बेलसड़ीपुर के पास चेकिंग की जा रही थी। उसमें कुछ संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 4 कंटीमेड पिस्टल्स जो मुंगेर बिहार में बनी हुई बताई गई हैं वो पकड़ी गई हैं इनके पास से। और बेसिकली जो पूछताछ में निकल के आया है, ये एक तरह से हथियारों के तस्कर थे, वहाँ से लाके और विभिन्न क्षेत्रों में इस जनपद के और आसपास के बगल के जनपद में बलिया और वाराणसी इत्यादि में भी ये सप्लाई करते हैं। मुरादाबाद के मझोला थाना स्थित क्षेत्र के पास डीपीएस स्कूल के पास मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रात के अंधेरे में 6 महीने की बच्ची को कटीली झाड़ियों में बीच पड़ी हुई मिली है। बता दें कि एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। पुलिस ने बच्ची को कटीली झाड़ियों से बाहर निकाला है। बता दें कि खबर मुरादाबाद से है, जहां पर एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। कटीली झाड़ियों में मिली 6 महीने की बच्ची को पुलिस ने झाड़ियों से बाहर निकालकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में 22 साल के छात्र आशुतोष कुमार के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें कि प्रयागराज से खबर है, जहां आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। खबर प्रयागराज से है, जहां आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। विश्वविद्यालय में छात्र की संदिग्ध दशा में मौत हो गई है, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। वहां पर मीडिया स्टडीज का छात्र था, आप 5th सेमेस्टर का छात्र था। कैंपस में पानी पीने के दौरान उसको बेहोश हुआ और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दी गई कि एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए उसके इलाज के लिए। एम्बुलेंस बताया गया कि परीक्षा की ड्यूटी में लगी हुई है। देख सकते हैं आप, विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार संवेदनहीनता का एक वो पेश कर रहा है। और दूसरी चीज़, जब ई रिक्शा ले आया गया कि भाई का इलाज कराया जा सके, जो हमारे बीच का हमारा भाई चला गया, सबसे पहले उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गैर इरादतन का हत्या दर्ज कराने की हम लोग मांग करते हैं। बच्चे को कोई एम्बुलेंस कोई सुविधा नहीं दी गई, गेट बंद कर दिए गए, वही तो सुना हूँ, मैं तो था नहीं। अब यहाँ क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि FIR किया जाए और उसके साथ न्याय हो, और हमारा तो वही एक सहारा था, हमको मुआवजा मिले जो उचित हो, ताकि हमारा जीवन चल सके और बेटी की शादी कर। बेटी है, बेटा तो चला गया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।